राजस्थान के बाड़मेर में जमीन के लिए दो पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई और विवाद इतना बढ़ा कि खुदाई करने वाली मशीन से एक महिला को कुचलने तक की कोशिश की गई। इस वारदात का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये पूरा विवाद एक प्लॉट पर कब्जे के लिए शुरू हुआ, जिसमें एक पक्ष ने खुदाई करने वाली मशीन मंगवा ली और वहां खड़ी दीवार को तोड़े जाने लगा और इस पर दूसरे पक्ष की एक महिला सामने आकर खड़ी हो गई तो उसे भी रौंदने की कोशिश की गई। हालांकि वो पीछे हट गई और उसने पत्थर उठाकर फेंका तो दूसरी तरफ खड़े लोग लाठियां बरसाते हुए दिखे, जबकि महिलाओं की भिड़ंत भी चलती रही। जिन दो पक्षों में लड़ाई हुई वो आपस में रिश्तेदार भी हैं और अलग बगल में ही रहते हैं और अब पुलिस ने इस मामले में सभी वीडियो जुटाकर पड़ताल शुरू कर दी है। जितने भी वीडियो, जितने भी फोटो, जितने भी गवाह उपलब्ध हैं, उन सभी को लेके प्रकरण में बिल्कुल निष्पक्ष और सही अनुसंधान करें। यानी राजस्थान के बाड़मेर में एक प्लॉट में विवाद के घंटों तक सरेआम मारपीट चलती रही और रिश्तेदार ही आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। और असल में ये पूरी लड़ाई लंबे समय से जमीन के एक टुकड़े पर कब्जे के लिए चले आ रही थी और विवाद में हुई जो इतनी बढ़ गई कि खुदाई करने वाली मशीन से एक महिला को कुचलने तक की कोशिश की गई। इस वारदात का वीडियो भी वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये झगड़ा तब शुरू हुआ जब प्लॉट पर कब्जे के लिए एक पक्ष ने खुदाई करने वाली मशीन मंगवा ली और वहां खड़ी दीवार को तोड़ा जाने लगा और इस पर दूसरे पक्ष की एक महिला सामने आकर खड़ी हो गई तो उसे भी रौंदने की कोशिश की गई। हालांकि वो पीछे हट गई और उसने पत्थर उठाकर फेंका तो दूसरी तरफ खड़े लोग लाठियां बरसाते हुए दिखे, जबकि एक और महिलाओं की भिड़ंत भी चलती रही। जिन दो पक्षों में लड़ाई हुई वो आपस में रिश्तेदार भी हैं और बगल में ही रहते हैं। अब बाड़मेर की पुलिस ने इस मामले में सभी वीडियो जुटाकर पड़ताल शुरू कर दी है, जिसके सामने दूसरे गुट की एक महिला खड़ी हो गई। मशीन चलाने वाले ने उसे कुचलने की कोशिश की तो उसने बचते हुए एक पत्थर उठाया और मशीन पर दे मारा। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक दूसरे पर लाठियां भांजते दिखाई दिए। इसके बाद पत्थर मारने वाली महिला पर दूसरे पक्ष की एक महिला बरस पड़ी। वो धक्का देकर उसके ऊपर बैठ गई, जिससे हंगामा और बढ़ गया। दोनों महिलाओं के बीच जोरदार मारपीट हुई, जिसमें जमकर लाठियां चली। इसी बीच एक और महिला इस लड़ाई में कूद पड़ी, जिसके बाद दोनों ने मिलकर पत्थर चलाने वाली महिला को बालों से पकड़ा और ताबड़तोड़ लाठियां मारी। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पर एक्शन ले लिया। जितने भी वीडियो, जितने भी फोटो, जितने भी गवाह उपलब्ध हैं, उन सभी को लेके प्रकरण में बिल्कुल निष्पक्ष और सही अनुसंधान करें। बताया गया कि यह हंगामा जहां हुआ उस प्लॉट को लेकर दोनों गुटों में पुराना विवाद था, जिसकी वजह से एक ही परिवार से होने के बावजूद ये लोग आपस में भिड़ गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर से दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां प्लास्टिक की एक फैक्ट्री में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। ये हादसा किस वजह से हुआ इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग में घिर गई। उसकी लपटें इस तरह उठने लगी जिन्हें देखकर आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगने लगा कि फैक्ट्री में लगी आग को दूसरी इमारतों तक भी फैलने में देरी नहीं लगेगी। जिसे भी घटना की जानकारी मिली वो वहां पहुंच गया। थोड़ी ही देर में अच्छी खासी तादाद में लोग वहां जुट गए। खबर है कि दमकल की 4 गाड़ियां वहां बुलाई गई, जिसके बाद आग को बुझाया जा सका। हालांकि तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। ग्रीस में 1973 में हुए आंदोलन की बरसी पर मार्च निकाल रहे प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प हो गई। 1973 में वहां छात्रों के एक समूह ने तब के फौजी शासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन किया था, जिसे सख्ती के साथ कुचल दिया गया था। तब से ही उस क्रांति में मारे गए लोगों की याद में ग्रीस में मार्च निकाला जाता है। लेकिन इस बार ये मार्च हिंसक झड़प में बदल गया। ग्रीस का दूसरा सबसे बड़ा शहर थेसलोनिकी तो जैसे जंग का मैदान बन गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के इतने गोले दागे कि पूरा इलाका धमाकों से गूंज उठा। प्रदर्शनकारी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने सुरक्षा बल पर पथराव शुरू कर दिया। जगह जगह आगजनी भी की गई। जमकर हंगामा हुआ। प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए पानी की बौछारें भी की गईं। हिंसा भड़काने के आरोप में कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया गया। इससे पहले वहां हजारों लोग इस प्रदर्शन में शामिल हुए और अमेरिका के दूतावास तक मार्च निकाला। लेकिन तभी भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने पुलिस पर पेट्रोल बम और पत्थरों से हमला कर दिया, जिसके बाद ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया। और मुंबई के पास दादर रेलवे स्टेशन से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में एक आदमी नीचे गिर गया और ट्रेन के साथ थोड़ी दूर तक घिसटता हुआ चला गया। तभी वहां प्लेटफॉर्म पर मौजूद आरपीएफ जवानों की नजर उस पर पड़ी, जिसके बाद एक जवान ने बिना देरी किए उसे अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन वो आदमी प्लेटफॉर्म पर गिर गया और वो भी चलती ट्रेन के बेहद करीब।
वो इस तरह गिरा था कि अगर वो अपने पैरों को सीधा करने की कोशिश करता तो एक बार फिर ट्रेन की चपेट में आ सकता था, लेकिन तब तक दूसरे जवान ने उसे खींचकर ट्रेन से दूर कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई। बताया गया कि वो अपनी किसी रिश्तेदार को ट्रेन में बिठाने पहुंचा था। करतारपुर कॉरिडोर के खुलने के बाद एक दिन बाद पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ कुल 28 लोगों का जत्था भी दिखा और जैसे ही सायरन बजाती गाड़ियों का काफिला करतारपुर कॉरिडोर से होते हुए पाकिस्तान की सीमा पर पहुंचा, हलचल तेज हो गई। भारत की सीमा जहां खत्म हुई, वहां से मुख्यमंत्री चन्नी अपने परिजनों, मंत्रियों और कुछ विधायकों के साथ पैदल ही पाकिस्तान की सीमा में कदम रखते दिखे। श्री करतारपुर साहिब के दर्शन का मौका मिलने से मुख्यमंत्री भावुक दिखे और उन्होंने इसके लिए एक बार फिर मोदी सरकार को शुक्रिया कहा। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं प्रधानमंत्री जी ਦਾ ਤੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। भारत से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पाकिस्तान में भी जबरदस्त तैयारियां की गईं। गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के आसपास सामान्य दिनों से ज्यादा चहल पहल नजर आई। तो इस समय हम श्री करतारपुर साहिब गुरुघर में पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत तस्वीरें। अरदास के लिए गुरुद्वारे के अंदर कुछ अलग ही रौनक दिखी। अरदास के लिए गुरुद्वारे पहुंचे मुख्यमंत्री चन्नी ने मत्था टेका, सेवा की और बाद में लंगर चखा। श्रद्धालुओं के दूसरे जत्थे में पंजाब के बीजेपी नेताओं का भी एक दल श्री करतारपुर साहिब पहुंचा और अरदास करने के बाद इस दल ने भी लंगर चखा। जबकि चन्नी दर्शन करने के बाद पंजाब लौट आए, लेकिन उनकी इस यात्रा के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के साथ उनकी खटास एक बार फिर सामने आ गई और बताया गया कि गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार को इस जत्थे में 50 लोगों को ले जाने की इजाजत दी थी, लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी अपने साथ अपने कुछ करीबी कैबिनेट मंत्रियों और उनके परिवार वालों के साथ अपने परिवार को लेकर चले गए। जबकि सूत्रों के मुताबिक पंजाब सरकार की ओर से सिद्धू का नाम इस जत्थे के साथ जाने के लिए गृह मंत्रालय को भेजा ही नहीं गया। बताया जा रहा है कि सिद्धू को देर रात पंजाब सरकार की ओर से जानकारी दी गई कि वो मुख्यमंत्री के साथ जा रहे दल में शामिल नहीं है और उन्हें गुरुपर्व के अगले दिन यानी 20 नवंबर को करतारपुर साहिब गुरुद्वारा जाने की इजाजत मिली, जबकि वो सीएम के साथ जाने के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे और काफी उत्साहित थे। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू इससे काफी नाराज हैं और खबर है कि वो चन्नी के खिलाफ कांग्रेस आला कमान से शिकायत भी कर सकते हैं। और यमन के मारिब शहर पर कब्जा करने की नीयत से आगे बढ़ रहे ईरान के समर्थन वाली हूथी विद्रोहियों पर वहां की फौज ने हमले तेज कर दिए। खबर है कि पिछले 24 घंटे में 130 से ज्यादा विद्रोहियों की मौत के घाट उतार दिया गया। और इस हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें यमन की सरकार के समर्थन वाली फौज के जवान दुश्मनों पर कहर बनकर टूटते हुए दिखाई दिए। उन्होंने हूती विद्रोहियों पर इतनी गोलियां चलाई कि पूरा इलाका उनकी आवाज से थर्रा उठा। फायरिंग करने के साथ ही वहां की फौज के जवान अलग अलग गाड़ियों पर बैठकर लगातार आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। उनके हमले ने हूती विद्रोहियों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। कोर्ट से शादी अमान्य करार दिए जाने के बाद सांसद नुसरत जहां पहली बार अपनी दोस्त और फिल्म कलाकार यश दासगुप्ता के साथ नजर आई। कलकत्ता हाई कोर्ट ने नुसरत जहां और कारोबारी निखिल जैन की शादी को कानूनी तौर पर अमान्य करार दे दिया था, जिसके बाद नुसरत जहां पहली बार अपने दोस्त यश दासगुप्ता के साथ नजर आईं। दोनों एक बांग्ला फिल्म के मुहूर्त पर साथ पहुंचे और पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साथ में बैठकर पूजा भी की। दोनों काफी देर तक वहां रुके और पूजा खत्म होने के बाद वहां से बाहर निकल गए। उनके वहां पहुंचने की खबर मिलने पर बाहर मीडिया भी इकट्ठा हो गया। हालांकि नुसरत ने किसी से कोई बात नहीं की और वो यश दासगुप्ता के साथ वहां से चली गईं। एलएसी पर भारत के साथ तनाव के बीच चीन ने पड़ोसी देश भूटान की सीमा में भी घुसपैठ कर दी। खबर है कि चीन ने भूटान के इलाके में अवैध तरीके से घुसपैठ करके वहां कई गांव बसा दिए और इस बात का पता हाल ही में सामने आई कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से चला है। उन सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया गया कि मई 2020 से लेकर अब तक चीन ने भूटान के करीब 100 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में कई गांव बसा दिए। ये जानकारी भी सामने आई कि चीन के ये गांव डोकलाम के पास बसाए गए, जहां जून 2017 में भारत और चीन की सेनाएं लंबे वक्त तक आमने सामने थी। कुछ दिन पहले ही चीन और भूटान ने एक सीमा समझौते पर दस्तखत किए थे, लेकिन उसके तुरंत बाद चीन की इस साजिश का पर्दाफाश हो गया। फिल्म वेल्ले का ट्रेलर जारी कर दिया गया। अभय और करण देओल की फिल्म वेल्ले का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया। ये फिल्म 10 दिसंबर को रिलीज होगी। अरे 25 मजा आ गया यार, मजा आ गया, लाइफ सेट हो गई। 25 हाँ 2.5 क्या? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पहलवान खली से मुलाकात की और इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की। इस मुलाकात के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले खली की आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें शुरू हो गई।
मध्य प्रदेश सरकार भोपाल के हबीबगंज पुलिस थाने का भी नाम बदलने पर विचार कर रही है। 3 दिन पहले वहां के हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रख दिया गया था। कुछ लोगों ने ज्ञापन भी दिए हैं। ये विचारणीय बिंदु है, हम इस पर विचार करेंगे। अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने साफ किया कि उनकी पत्नी और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर पंजाब में विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। पिछले साल 3 कृषि सुधार कानूनों के विरोध में हरसिमरत कौर ने केंद्रीय मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। वो अभी बठिंडा सीट से सांसद हैं। दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ बीजेपी के कई नेता प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में सीएम केजरीवाल के घर का घेराव करने पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस ने बैरिकेडिंग कर बीच में ही रोक दिया। बीजेपी के विधायक वगैरह सभी यहाँ पर जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर अब इंतजार में खड़े हैं कि पुलिस उन्हें परमिशन दे अंदर जाने के लिए। पुलिस ने दावा किया कि बीजेपी नेताओं ने सीएम से मिलने का समय नहीं मांगा था, जबकि प्रदर्शन कर रहे विधायकों ने इसे मुख्यमंत्री की गलती बताया। केजरीवाल जी मिलना ही नहीं चाहते। वो पिछली कई बार से उन्होंने कभी समय नहीं दिया। और पाकिस्तान के लाहौर से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां प्रदूषण का स्तर इतना खतरनाक हो गया है कि उसने देश के दूसरे सबसे बड़े शहर की हवा ही बदल दी है। हालात इतने खराब दिखे कि दिन में ही अंधेरा छा गया। जहां तक नजर गई वहां तक धुंध ही धुंध नजर आई। प्रदूषण की वजह से सूरज की रोशनी भी ठीक से जमीन तक नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से दोपहर में शाम जैसा नजारा दिखाई देने लगा। इसके बावजूद लोग अपने घरों से कामकाज के लिए बाहर निकले, जबकि बच्चे भी प्रदूषण के बीच ही स्कूल जाते हुए नजर आए। लाहौर की गिनती दुनिया भर के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में होती है। पंजाब के फिरोजपुर में एक चौंकाने वाली घटना हुई, जिसमें पैसे के लेन देन को लेकर गोलियां चल गईं। सरेआम हुई अंधाधुंध फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इस विवाद का जो वीडियो सामने आया उसमें 2 लोग दिन दहाड़े बेखौफ होकर गोलियां चलाते नजर आए। इस दौरान ये लोग गाली गलौज भी करते रहे। इसके बाद कुछ देर तक केवल गोलियों की आवाज गूंजती रही। फायरिंग की वजह से घर की खिड़कियों और दरवाजे के शीशे टूट गए, जबकि दीवारों पर भी निशान पड़ गए। पीड़ित परिवार ने दावा किया कि उधार में दिए 3 लाख रुपए मांगने पर आरोपी गाड़ियों से उनके घर आए और गाली गलौज के बाद फायरिंग शुरू कर दी। पैसे दे दूजे बुलाया उन्होंने ते वो गालों कटन लग पाया। इस घटना में एक महिला सहित घर के 2 सदस्य जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि दोनों की हालत खतरे से बाहर बताई गई। गोली लगी हुई है। बाकी पर्चे में ओपीनियन देने हैं, उस ओपीनियन देने के बाद अगली कार्रवाई होगी। गोलीकांड की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर फंसे शरणार्थियों को तनाव, डर और हिंसा के बीच भी जश्न मनाने का मौका मिल गया। करीब 10 दिन से बॉर्डर पर अटके लोगों को जब पता चला कि इनकी मुश्किलों पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के बीच बात हुई है, तो जिंदगी और मौत जैसे हालात के बीच झूल रहे इन शरणार्थियों ने जश्न मनाया। सामने आई तस्वीरों में शरणार्थी नाचते गाते हुए नजर आए। जबरदस्त ठंड से बचने के लिए जो आग जलाई गई थी, शरणार्थी उसी के इर्द गिर्द इकट्ठा हो गए और जश्न मनाने लगे। बेलारूस की तरफ से हजारों की संख्या में आए ये शरणार्थी पिछले 10 दिनों से बॉर्डर पर डटे हुए हैं और किसी तरह पोलैंड के रास्ते यूरोप में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पोलैंड इसके लिए तैयार नहीं है। इस तरह ये बॉर्डर इन हजारों लोगों के लिए एक खुली जेल में बदल गया है, जहां ये 0 से भी कई डिग्री कम तापमान पर सिर्फ इंतजार करने को मजबूर हो गए हैं। हालांकि अब जर्मनी की चांसलर ने बेलारूस के राष्ट्रपति से बात करके इन्हें इनके देश वापस भेजने की अपील की है, जिसकी जानकारी मिलते ही इन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया। चीन को नाकों चने चबाने के लिए ताइवान ने अपने यहां अमेरिका से मंगाए F-16V लड़ाकू विमान तैनात कर दिए। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उस पर कब्जा जमाने के लिए उसने पिछले साल से अघोषित युद्ध सा छेड़ रखा है। पिछले महीने तो चीन ने ताइवान की हवाई सीमा में अपने जंगी जहाजों की घुसपैठ का रिकॉर्ड तक तोड़ दिया था। ऐसे में चीन के पर काटने के लिए ताइवान ने अमेरिका से हाथ मिलाया। और जब उसके F-16V लड़ाकू विमान ताइवान पहुंचे तो उनका शानदार स्वागत किया गया। जमीन पर तोपों की सलामी मिलते ही लड़ाकू विमान का जत्था आसमान में ऐसे उड़ा कि उसकी दहाड़ ने कान फाड़ डाले। F-16V फाइटर जेट इतनी फुर्ती से उड़ा कि पलक झपकते ही आंखों के सामने से ओझल हो गया। बिजली जैसी रफ्तार के साथ F-16V लड़ाकू विमान ने आसमान में ऐसे करतब किए कि नीचे जमीन पर मौजूद लोग हक्के बक्के रह गए।
अमेरिका के F-16 फाइटर जेट की ताकत का लगभग हर देश की सेना दम भरती है और F-16V विमान उसका सबसे एडवांस्ड वर्जन है। उसमें ऐसा खतरनाक रडार लगा है जिससे वो एक ही वक्त में एक साथ 20 से ज्यादा टारगेट ट्रैक कर सकता है। ऐसे में इतने अहम हथियार को खुद ताइवान की राष्ट्रपति ने सेना में शामिल कराया। पहले तो उन्होंने 64 अपग्रेडेड F-16V लड़ाकू विमानों के बेड़े का जायजा लिया और फिर खुद जेट के कॉकपिट में बैठती नजर आई। और मध्य प्रदेश के धार से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां हाईवे से गुजर रहा गैस से भरा एक टैंकर हादसे का शिकार हो गया और शक जताया जा रहा है कि टैंकर चलाने वाला नशे में धुत था, जिसकी वजह से वो ट्रक पर संतुलन नहीं बना पाया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ दिखा कि गैस से भरा टैंकर हाईवे पर तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वो डिवाइडर के ऊपर चढ़ गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पहली बार हॉट एयर बलून फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए गंगा घाटों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देव दीपावली के 2 दिन पहले ही इसकी शुरुआत हो गई, जिसका पता चलते ही बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचना शुरू हो गए, जिसके बाद कई रंग बिरंगे हॉट एयर बलून आसमान में उड़ते दिखाई दिए। उन बलून में लोग सवार दिखे जो बलून के जमीन से थोड़ा उड़ते ही खुशी से झूम उठे। कोई अपने पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचा तो कोई अपने दोस्तों और दूसरे करीबियों के साथ, लेकिन मकसद सबका एक था। वाराणसी में पहली बार हो रहे हॉट एयर बलून फेस्टिवल से गंगा घाटों का खूबसूरत नजारा देखना। मजा आ रहा है, यहाँ पे ठंडी का मौसम है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। इस बार देव दीपावली के मौके पर गंगा नदी के 84 घाटों को करीब 15 लाख दियों से सजाने की प्रशासन की तैयारी है। इस नजारे को लोग इस साल जमीन के साथ साथ हॉट एयर बलून के जरिए भी देख सकेंगे। और उत्तराखंड के श्रीनगर से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई। वहां अलकनंदा नदी में अचानक बढ़ा पानी लोगों की जान के लिए आफत बन गया, जिसकी वजह थी डैम के गेट खोले जाना। इसके बाद अलकनंदा नदी के किनारे काम में लगी खुदाई करने वाली मशीन तक डूब गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि इसमें मौजूद 2 लोग जैसे तैसे तैरकर किनारे तक पहुंच गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में ये बड़ा हादसा टल गया। अलकनंदा नदी में पानी में एक मशीन डूब गई। हालांकि इसमें जो लोग थे उनको बाहर निकाल लिया गया। उत्तराखंड के अलकनंदा नदी की तस्वीर है। एक बड़ा हादसा, एक मशीन इसमें डूबती डूबती बच गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ ड्रग्स केस की जांच में एनआईए भी शामिल हो गई। नांदेड़ में 1 टन से ज्यादा ड्रग्स पकड़े गए थे, जिसका कनेक्शन नक्सलियों से जोड़ा जा रहा है। यही वजह रही कि एनआईए की टीम जांच में शामिल हो गई और उसने जगह जगह छापेमारी शुरू कर दी, जिनमें विशाखापट्टनम भी शामिल है, जहां एडवोकेट अन्नपूर्णा के घर पर छापा मारा गया। खबर है कि एनआईए की टीम को वहां से नक्सलियों से जुड़ा सामान मिला। यही नहीं, पता चला है कि एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इस मामले में नक्सलियों से जुड़े कनेक्शन की जांच के लिए आंध्र के जंगलों में पहुंच गई। उसे आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में गांजा पैदा किए जाने की खबर मिली और पता चला कि नक्सलियों की पूरी टीम इस काम में जुटी हुई है। घना जंगल होने की वजह से एनसीबी की टीम छानबीन के लिए ड्रोन की मदद ले रही है। हमारा मेजर प्रायोरिटी है अभी सप्लायर को और उसके अलावा जो मेन किंग पिन है उनको इंटरसेप्ट करना। उसके बाद जैसा जैसा इन्वेस्टिगेशन होगा तो फिर ये पहलू पे भी देखेंगे। 15 नवंबर को एनसीबी ने सुबह सुबह नांदेड़ में गांजे से भरा ट्रक पकड़ा था, जिसमें लोहे के सरियों के नीचे गांजे की बोरियां छुपाई गई थी। एनसीबी ने ट्रक से गांजे की 44 बोरियां जब्त की थी और 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। पता चला है कि उनसे पूछताछ के बाद ही ड्रग्स के नक्सल कनेक्शन का पता चला। यही नहीं, खबर है कि एनसीबी और एनआईए को आंध्र प्रदेश के जंगलों से ड्रग्स की सप्लाई और नक्सल फंडिंग के अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिनके जरिए नक्सलियों के हथियार और बारूद समेत फंड भी मुहैया करवाए जाते थे। मैं हूं किशोर अजवाणी। आज की ताजा खबर जारी है।